हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम होनी चाहिए। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग देखते हैं कि इंडियन करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है। वो इसलिए कि इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है जितना दूसरे कंट्रीज़ के पास है। बट इंडिया पहले ऐसा नहीं था। पहले इंडिया के पास बहुत पैसा था। उस टाइम इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। दूसरे कंट्रीज़ से लोग ट्रेडिंग के लिए हमारे देश में आया करते थे। इसी तरह से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1608 में बिज़नेस करने इंडिया आई थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करना शुरू करती है तो वो ये नोटिस करती है कि भारतवासी बहुत इनोसेंट है, बहुत भोले, कमज़ोर और बेवकूफ़ हैं। और जब बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, तब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनियलिज्म इंडिया में इस्टेब्लिश की। कॉलोनियलिज्म मतलब अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कब्ज़ा करती है तो वो कंट्री कब्ज़ा करने वाली कंट्री की ग़ुलाम बन जाती है, और यही ग़ुलाम कंट्री को कॉलोनी कहते हैं। खैर, आज हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को पढ़ेंगे। इंडियंस इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं और ब्रिटिशर्स इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, तो हम भारतीय इसको आज़ादी की पहली जंग कहते हैं और अंग्रेज़ इसको सिपाहियों की बगावत कहते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। मैं आपको हर एक कॉज का तीन रीज़न्स बता दूंगा। पहले हम पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़ेंगे। तो पहला कॉज है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस। क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस। हाँ, तो ब्रिटिशर्स अपने पावर्स इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स और टेरिटरीज़ को कैप्चर कर रहे थे और अपने पावर्स और रूलिंग को एक्सपैंड कर रहे थे। तो ये अपने डोमिनियंस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स ला रहे थे। उन्हीं मेथड्स में से एक मेथड है सिस्टम ऑफ सब्सिडारी अलायंस। सिस्टम ऑफ सब्सिडारी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ले लाए थे। कौन लाए थे? लॉर्ड वेलेस्ले। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स को चाहिए था कि वह ब्रिटिश आर्मी को अपने स्टेट में रखे और उनके मेंटेनेंस के लिए ब्रिटिश कंपनी को या तो पैसा दे या अपने टेरिटरी का कुछ ज़मीन दे। दोस्तों, टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए उनका दूसरा मेथड था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौसी लाए थे। मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डलहौसी 1846 से 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेट का रूलर बिना कोई अपने नेचुरल हेयर के, मतलब बिना कोई वारिस के मर जाता है तो उसका स्टेट ब्रिटिश कंपनी की हो जाएगी। अडॉप्टेड सन को रूलर की टेरिटरी नहीं दी जाएगी। और इस अजीबोगरीब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शिकार बनी थी 3 स्टेट्स, सतारा, नागपुर और झांसी। आप सभी ने तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो सुनी ही होगी। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब झांसी के रूलर बिना कोई वारिस के मर जाते हैं 1853 में, तो रानी को पेंशन तो दिया गया, पर उनके अडॉप्टेड सन आनंद राव को उनका सक्सेसर मानने से इनकार कर दिया गया और रानी को झांसी छोड़ना पड़ा। तीसरा मेथड में पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध। दोस्तों, एनेक्सेशन मतलब होता है कैप्चर करना। मैं आपको बता दूं कि अवध एक स्टेट का नाम है। तो अवध एक बहुत पावरफुल स्टेट था। अब ब्रिटिशर्स को तो अपना पावर इंक्रीज़ करना था, या तो प्यार से या हथियार से। अवध एक पावरफुल स्टेट था और ये स्टेट किसी तरह के भी डायरेक्ट वॉर से नहीं डर रहा था और ना ही किसी तरह के पैसे वैसे लेकर मान रहा था। तो अवध के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो अवध को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उनको माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अवध से निकाल दिया गया।
कब निकाला गया? 7 फरवरी 1856 को। और कोर्ट ने अवध को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। डेट याद रखिएगा, 7 फरवरी 1856 को। दूसरा कॉज पढ़ेंगे रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़। दोस्तों पॉलिटिकल कॉजेज़ तो हैं, पर कुछ ऐसे भी ब्रिटिशर्स के काम हैं जिन्होंने इंडियंस के रिलीजन और कास्ट के साथ इंटरफेयर किया है। तो इसमें भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आपको 3 बता देता हूँ। तो पहला रीज़न है फेयर्स रिगार्डिंग मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज़ उन लोगों को कहते हैं जो लोग विदेश में रहकर क्रिश्चियन धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के कामों ने हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच खतरे के भावने पैदा कर दी थी। अब आप सोचते होंगे कि कैसा काम, तो मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा जितने भी स्कूल बनाए गए थे, सभी स्कूलों में क्रिश्चियन धर्म की पढ़ाई मतलब बाइबल को कंपलसरी कर दिया गया था। और सिर्फ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, बल्कि सभी गवर्नमेंट स्कूलों में भी बाइबल पढ़ाया जा रहा था। और इसके वजह से हिंदू और मुसलमान परेशान थे। सभी के दिल में डर था कि कहीं उनके बच्चे क्रिश्चियनिटी में ना कन्वर्ट हो जाए। दूसरा पॉइंट है लॉज दैट इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। मैं आपको बता दूं कि 1850 में एक एक्ट पास हुई थी। लॉर्ड डलहौसी ने ये एक्ट पास की थी, जिसने हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को बदल कर रख दिया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म में अगर किसी को अपने फादर की प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे अपने फादर के रिलीजन मतलब हिंदुइज़्म को छोड़ना पड़ेगा, तभी वह अपने फादर की जायदाद ले सकता है। तो ये एक लॉ थी जिसने रिलीजन के साथ इंटरफेयर किया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ गलत काम ही किया है, बल्कि कुछ अच्छा काम भी किया है। तो 19th सेंचुरी में एक एक्ट पास हुई थी, विडोज़ रीमैरिज एक्ट 1856 में। हालांकि ये बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव मेजर था, लेकिन हिंदुओं ने सोचा कि उनका रिलीजन अब खतरे में है। मैं आपको बता दूं कि पहले सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड भी प्रैक्टिस किया जाता था। सती मतलब अगर किसी का पति मर जाए तो उसकी लाश पर उसकी पत्नी को बैठाकर उसी के साथ जला दिया जाता था। और फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब अगर किसी परिवार में बेटी पैदा होती तो उसे ज़िंदा दफना दिया जाता। इन सब कामों पर ब्रिटिशर्स ने रोक लगाई, और सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं बल्कि राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने भी सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने में साथ दिया। तीसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उनमें से ये भी एक है, उन्होंने इंडिया में रेलवेज और टेलीग्राफ पोल्स को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि यह बहुत अच्छा काम था, लेकिन लोगों ने सोचा कि अंग्रेज़ हमारे कास्ट रूल्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि रेलवेज इंट्रोड्यूस किया है तो इसमें कैसा इंटरफेयर, पर यह कानून था कि रेलवे कंपार्टमेंट में सभी कास्ट के लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत अच्छा रूल था, पर हाई कास्ट के लोगों को लो कास्ट के लोगों के साथ बैठना मंजूर नहीं था। और रहा बात टेलीग्राफ पोल्स का, तो मैं बता दूं कि टेलीग्राफ पोल्स मतलब बिजली के खंभे लगाए गए थे करंट लाने के लिए, पर लोगों में ये अफवाह फैली हुई थी कि टेलीग्राफ पोल्स उन लोगों को फांसी देने के लिए लगाए गए हैं जो लोग ब्रिटिश कंपनी से बगावत करेंगे। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें इकोनॉमिकली बर्बाद किया। तो पहला पॉइंट है द रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। तो दोस्तों आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि सिल्क और कॉटन इंडिया के सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले गुड्स में सबसे ऊपर है। तो जब इंडियन टेक्सटाइल्स बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, तभी 1720 में एक एक्ट पास हुई थी जिसने इंडियन सिल्क और कॉटन को इंग्लैंड में बैन कर दी थी।
ब्रिटिश रूलर्स ने इंडियन सिल्क और कॉटन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, लगभग 70 से 80%, जिसके वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो गई। वहीं ब्रिटिश गुड्स पर नॉर्मल टैक्स ही लग रहा था। 19वीं सेंचुरी के बीच में आते आते लगभग इंडियन सिल्क और कॉटन एक्सपोर्ट होना बंद हो गई। दूसरा पॉइंट है इंडिया रिड्यूस्ड टू एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। अब देखिए, इंग्लैंड में जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, उन लोगों को कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे कि कॉटन, ऑयल सीड्स वगैरह वगैरह, उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उन लोगों ने वह सब कुछ किया जिससे इंडिया सिर्फ एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बनकर रह जाए। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर आपको जानना है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। तो तीसरा पॉइंट है इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द इंडिगो कल्टिवेटर्स। अब देखिए, 1833 में अंग्रेज़ों को इस चीज़ की परमिशन मिल गई कि वह सब अब ज़मीन खरीद कर भारत में प्लांटर्स के रूप में रह सकते हैं। किसानों को अंग्रेज़ी बागान मालिकों द्वारा चुने गए खेतों में इंडिगो की खेती के अलावा और कुछ नहीं उगाने के लिए मजबूर किया गया था। दोस्तों, इंडिगो एक तरह का क्रॉप होता है, नीले रंग का, जो कपड़े नील करने के लिए सभी की मम्मियाँ रखती हैं ना, वही नील को कहते हैं। और सुनिए, उनकी फसलों को बागान मालिकों द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, उनके घरों को जला दिया गया था और उनके मवेशियों को लूट लिया गया था। दोस्तों, मवेशियों मतलब कैटल, उनके कैटल को लूट लिया गया था। तो अब आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज़। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, मैं आपको 4 बता देता हूँ। पहला पॉइंट है रिसेंटमेंट ऑफ द सिपाहीज और द इंडियन सोल्जर्स। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटमेंट मतलब बगावत होता है। इस पॉइंट का मतलब है भारतीय सेना की बगावत, और इस पॉइंट में पढ़ेंगे क्यों बगावत की। पहला रीज़न है पुअर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। तो इस पॉइंट का मतलब है कि सारे हाई रैंक्स आर्मी में सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही रिजर्व थे। एक इंडियन सोल्जर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना परफॉर्म करे, वो कभी भी एक रिसालदार या सूबेदार के रैंक से ऊपर नहीं बढ़ सकता। दूसरा पॉइंट है डिस्प्रपोर्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रूप्स। अब देखिए, जब डलहौसी इंडिया छोड़े थे तब कंपनी के आर्मी में 2,33,000 इंडियंस थे और 45,322 ब्रिटिश सोल्जर्स थे। डलहौसी ने होम अथॉरिटीज़ को लिखा कि आर्मी में और ब्रिटिश सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन वो फेल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुई, जिसके वजह से इंडियन सोल्जर्स में इतना करेज और हिम्मत आया कि वह सब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हथियार उठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। दोस्तों, 1856 में एक एक्ट पास हुई थी जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सोल्जर्स को कभी भी फॉरेन जाकर ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ सकती है। इंडियन सोल्जर्स को कभी भी ऑन ड्यूटी अब्रोड भेजा जा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण्स के लिए समुंदर पार करना पाप है, तो वह लोग बगावत कर देते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल्स। दोस्तों, ये आपका इमीडिएट कॉज है। मैं आपको बता दूं, 1856 में जो आज़ादी के लिए वॉर हुई थी उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन एक ऐसा रीज़न होता है जिसके होते ही वॉर शुरू हो जाती है, इसी को इमीडिएट कॉज कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कॉज क्या है, तो आप लिखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल्स। हाँ, तो अब जानते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या है। तो दोस्तों, एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस होने से पहले ब्राउन बेस गन्स को इस्तेमाल किया जाता था। ब्राउन बेस गन्स में बुलेट लोड करने में थोड़ा टाइम लगता था,
जिसके वजह से एनफील्ड राइफ़ल्स को लाया गया। तो जब एनफील्ड राइफ़ल को लाया गया तब लोगों में ये अफवाह फैल गई कि जो कार्ट्रिजेस एनफील्ड राइफ़ल में यूज़ किए जाने वाले थे वो सब गाय और पिग के चर्बी से पॉलिश किए गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए माता है और मुस्लिम्स पिग को हराम मानते हैं, अरे बाबा अनक्लीन मानते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जंगल में आग की तरह पूरी बंगाल आर्मी में फैल गई और सभी सोल्जर्स कार्ट्रिजेस को बाइट करने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वॉर कब और कैसे शुरू हुई। अब देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 31 मई 1857 को शुरू होने वाली थी, पर 29 मार्च 1857 को एक ब्राह्मण सोल्जर जिसका नाम मंगल पांडे था उसने ग्रीस्ड कैट्रिज को बाइट करने से इनकार कर दिया और 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी लगा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बैरकपुर में पहली बार शुरू हुई थी। अब देखिए, वॉर के बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इवेंट एट मेरठ, हाँ, तो 6 मई को परेड ग्राउंड में 85 सोल्जर्स कार्ट्रिजेस बाइट करने से मना कर देते हैं, जिसके वजह से उन्हें 10 साल की जेल हो जाती है विथ हार्ड लेबर। इवेंट्स एट दिल्ली, अब देखिए, दिल्ली के मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र II। उस टाइम मुग़लों की पावर बहुत कम हो गई थी, लेकिन जब लॉर्ड डलहौसी अनाउंस करते हैं कि बादशाह के मरने पर उसके बेटे को इम्पीरियल पैलेस छोड़ना पड़ेगा, तब उनकी बची कुची पावर्स भी ख़त्म हो गई। और इसी को बाद में 1856 में लॉर्ड कैनिंग बताते हैं कि बादशाह के बेटे को इम्पीरियल टाइटल भी नहीं दी जाएगी, मतलब उसे किंग की भी टाइटल नहीं दी जाएगी, जिसके वजह से बादशाह बहुत उदास थे। और जब वो म्यांमार में अपनी बेगम जीनत महल के साथ थे तब उन्होंने 7 नवंबर 1862 को आखिरी सांस ली। उसके बाद उनके 2 बेटे और 1 पोते, इन तीनों को लेफ्टिनेंट हॉटसन ने गोली मार दी। इवेंट्स एट कानपुर, कानपुर में नाना साहेब जो कि एक्स पेशवा बाजीराव II के अडॉप्टेड सन थे, उनको ब्रिटिशर्स ने पेंशन देने से मना कर दिया, जिसके वजह से लोग भड़क उठे। इवेंट्स एट लखनऊ, जैसा कि आप जानते हैं कि अवध के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनको 7 फरवरी 1856 को निकाल दिया गया था और अब वो कोलकाता में कैदी की ज़िंदगी बिता रहे थे। तभी उनकी बेगम हज़रत महल 30 मई को बगावत कर देती है। अब देखिए, इतना करने पर भी वॉर ऑफ 1857 फेल हो जाती है। 1858 को, या बोला जाए तो 1858 के एंड तक वॉर ख़त्म हो जाती है। इसके फेल होने के 3 कारण बता देता हूँ। पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स, दूसरा है लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, तीसरा है लैक ऑफ प्लानिंग और चौथा है ब्रिटिशर्स के पास अच्छे हथियार थे। इन सब कारणों के वजह से हम वॉर हार जाते हैं। अब बात करते हैं रिज़ल्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द वॉर की, कि वॉर के बाद क्या हुआ। अब देखिए, हालांकि हम वॉर हार गए तो इससे इंडिपेंडेंस तो नहीं मिली, पर इससे इंडिया में कुछ चेंजेस आए। बहुत सारे हैं, पर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला है एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो 2 अगस्त 1858 में एक एक्ट पास हुई थी जिसने इंडिया के गवर्नमेंट को कंपनी के हाथ से लेकर क्राउन को दे दिया था, क्वीन एलिजाबेथ को दे दिया गया था। दूसरा है कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अबॉलिश्ड, मतलब कंपनी की सारी पावर्स कैबिनेट मिनिस्टर को दे दी गई थी। तीसरा है अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज वर टू बी मेड बाय एन ओपन कंपटीशन। पहले सिविल सर्विसेज में जॉब किसी को भी दे दिया जाता था जो उन्हें अच्छा लगता, पर अब सिविल सर्विसेज में जॉब पाने के लिए एक कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। चौथा है जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था उसको एक एडिशनल टाइटल मिल गई वाइसरॉय की।
अब बात करते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन की। दोस्तों, क्वीन अपने प्रोक्लेमेशन में कुछ चेंजेस करती है। क्वीन की प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में हुआ। दोस्तों, इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज रख दिया गया है। तो क्वीन की प्रोक्लेमेशन में क्वीन विक्टोरिया कहती हैं कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन स्टेट्स को कैप्चर नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं कि नाना साहब ने वॉर में एक एक्टिव रोल प्ले किए थे और उसके बाद नेपाल के जंगलों में चले गए और फिर कभी नहीं आए। और बहादुर शाह के मरने पर मुग़ल डायनेस्टी जो कि बाबर ने खोजा था वो अब ख़त्म हो गया। क्वीन प्रोक्लेमेशन की थोड़ी बहुत और चीज़ें बता देता हूँ कि क्वीन कुछ और वादे की थी कि अब ब्रिटिशर्स भारत के लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे और सभी लोगों के साथ, चाहे इंडियन हो या यूरोपियन हो, सब के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगी। सभी गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंटमेंट्स लोगों की एजुकेशन, एबिलिटी और इंटीग्रिटी को देखकर ली जाएगी। ऐसे बहुत सारे वादे किए गए थे, हालांकि इनमें से कुछ भी फुलफ़िल नहीं किया गया। और इसी के साथ चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ऐसे हिस्ट्री और इंग्लिश के और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे लाइक का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक बात और दोस्तों, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्यूशन पढ़ाता हूँ, सभी सब्जेक्ट के। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। क्लास 10 के लिए सिर्फ 900 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट्स का ट्यूशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों होगा। एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी बोर्ड्स में 80% से अबव लाने की। तो जो भी इंटरेस्टेड है मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।